नमस्कार एवरीवन। तो कल 6 तारीख है और कल पहला चरण है बिहार चुनाव का। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे एसआईआर के बारे में, बंगाल के बारे में, हमारे चिकन नेक का जो एरिया बोला जाता है उसके बारे में, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कह लीजिए, चिकन नेक जो बोला जाता है उसके एरिया के बारे में, और थोड़ी बहुत इधर उधर की और बातें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार चुनाव से। तो कल बिहार चुनाव का फर्स्ट चरण है और इसके साथ ही जो नया जो फॉर्मेट है कि पहले एसआईआर होगा, उसके बाद स्टेट के चुनाव रखे गए ताकि पारदर्शिता और आए। जो लोग बाहर से आए हुए हैं, जिनके 2 या मल्टीपल वोटर कार्ड बन गए हैं, जो लोग वहाँ पे नहीं हैं, प्रवास कर गए लेकिन उनका वोट फिर भी वहाँ पे डल रहा है, जो लोग मर गए हैं और उनकी भी वोट्स डल रहे हैं, मतलब जो भी अनियमितताएं थी उनको ठीक किया गया है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा एसआईआर करवा करके, और उसके बाद बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। तो बिहार ये फर्स्ट स्टेट है इस पूरे उसमें जहाँ पे प्रॉपर तरीके से कराने के बाद चुनाव हो रहा है। तो पहले राहुल गांधी जी ने वोट चोरी यात्रा करी, फिर एसआईआर हुआ, उसके ऊपर चिल्लम चिल्ली करी, फिर पीआईएल दाखिल हुई सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ से सब कुछ क्लियरिटी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा कि इलेक्शन कमीशन जैसे ये सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक संवैधानिक संस्थान है, इंडिपेंडेंट, ऐसे ही इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट संवैधानिक संस्थान है, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं वैसे ही इलेक्शन कमीशन के पास भी पावर्स हैं, और वो अपने जो पावर्स उनको दी गई हैं उसका यूज़ करते हुए जो भी वो अपने एसआईआर करना चाहता है वो बिल्कुल ही संवैधानिक तरीके से हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एसआईआर हुआ, एसआईआर की बात हुई और एसआईआर हुआ। 65 लाख लोगों के करीब तकरीबन नाम हटाए गए। टाइम दिया गया कि किसी का गलत है तो भरिए, उसमें उनको कोई पुख्ता लोग मिले नहीं। बहुत कोशिश की गई, बीएलओ ऑफिसर्स जिसमें कि राजद के, कांग्रेस के, लेफ्ट के, सबके थे, पर फिर भी ऐसी कोई अनियमितताएं सामने नहीं आई। सब कुछ बहुत सही तरीके से हुआ। शुरुआत में बहुत चिल्लम चिल्ली मचाई गई और आखिरी में सब शांत हो गया। वोट चोरी यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ साथ घूमे थे बाइक पे। उसके बाद तेजस्वी यादव ने अपने पूरे उसके अंदर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया कि वोट चोरी का कोई नाम, कुछ बात, कुछ अपने कैंपेन में बिल्कुल यूज़ नहीं किया। इस बीच में राहुल गांधी कोलंबिया घुमाए, लंकावी घुमाए और पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाए, बस बिहार नहीं गए। फिर वो वापस आए और उनको वापस आता देख सबसे ज़्यादा खुश हुए अमित शाह जी कि चलो इसी बार हमारा स्टार कैंपेनर वापस रण में कूदा है, और उसके रण में कूदते ही अपनी सीटें और प्रबल तरीके से बढ़ जाएंगी। और उन्होंने कूदते ही क्या बात बोल दी, ऐसी बात बोल दी जिसको सुनने के बाद मतलब एनडीए तो ऐसे हो गया कि अब ना जीत रहा हो कोई कोई सीट पे तो जीत जाए, अगर कोई ना जीत रहा हो किसी सीट पे तो वो जीत जाए। राहुल गांधी जी ने बिहार के अंदर खड़े होकर ये बोल दिया कि जो छठ है वो अपने आप में मजाक, छठ का मजाक वो बना दिया, छठ को ड्रामा बता दिया उन्होंने कि छठ का ड्रामा चल रहा, मोदी जी छठ का ड्रामा करा रहे हैं। भाई वो बिहार है। बहुत सही। अगर ऐसे ड्रामा ड्रामा बोलना रहा किसी और के बारे में ड्रामा बोल के देखो, फिर पता चलेगा कौन कितने प्यार से तुम्हें संबोधित करता है। मतलब अगले ने छठ को ही ड्रामा बता दिया बिहार में, उसको मछली पकड़ने चले गए, हमारे कल कल्स बन रहे हैं, और ये सब कर करके उन्होंने तेजस्वी की नैया एकदम छिछले पानी में रख के डुबो दी। ये सारा देखते हुए और फिर हमने तेजस्वी और जो आरजेडी की तरफ से रुझान और उनकी जो भी चुनावी उन्होंने कोशिश करी, उसमें ये देखते हुए ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आरजेडी भी मान चुकी है, तेजस्वी मान चुके हैं कि ये चुनाव उनके हाथ से जा चुका है और भी कंसीड ही कर रहे हैं। तो 240 43 जो इनकी सीटें हैं वहाँ पे, अब इसमें ये बन के आया है कि
कितनी सीटें क्या मिले उसके बारे में देखो ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अपनी तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि जो मुझे लग रहा है उसमें ये लग रहा है कि 150 से ऊपर। अब ये कोई कहे कि भाई 15-20% के मार्जिन पे तो नहीं बोल सकते, और 150 160 के बीच में मुझे एनडीए की सीट आती लग रही हैं। बाकी मतलब एनडीए मतलब टोटल, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी, जेडीयू, बीजेपी तीनों हैं। तो मुझे इसलिए लग रहा है कि 60-70 सीटें जो कांग्रेस को मिली उसमें से वो 10-15 जीतेंगे। आरजेडी भी 40-45 पे सिमट जाएगी। बाकी जो उनके बाकी घटक दल हैं वो दो चार कर करके वही 80 सीटों के अंदर अंदर निपट लेंगे। बाकी जो बचा वो एनडीए का, इसमें जन स्वराज पार्टी आई थी, उनके लीडर ने शुरुआत में बहुत कुछ अपना बनाया, उसको देखते हुए बीच में हमें भी लगा कि भाई शायद 10% तो वोट शेयर खींच लेंगे ये, पर उन्होंने बीच में हाथ छोड़ दिया। उन्होंने हाथ छोड़ दिया, बेचारा जिन्होंने उनकी टिकट ली थी उनकी सांसें फूल गई। तो उनको भी मतलब वही 4-5%, प्रशांत किशोर जी की 4-5% की वो मार है, और वो भी उनके कुछ कुछ क्षेत्रों में है, बाकी बिहार में है नहीं। तो ये भी देखने वाली बात होगी। इसी बीच में एक कांड हो गया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई और मकोमा के क्षेत्र में काफ़ी घमासान मचाया, जातीय तनाव बना। भूमियार और यादव का फिर से पुराना जो किस्सा है उसके बारे में बात बनी, लेकिन उसमें भी सारे चीज़ों को देखने के बाद, होने के बाद, फिर से नीतीश कुमार जी ने साबित किया कि वो क्यों बिहार में अभी भी रेलेवेंट हैं और सबसे उनका कोई विकल्प है नहीं अभी भी। उन्होंने ये साबित कैसे किया, अनंत सिंह को, जो कि अपने आप में बहुत बाहुबली नेता हैं और सब कुछ है, उनको कि भाई अगर तुम्हारा नाम आया तो तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा और इस बारे में क्लियरेंस ली जाएगी कि जब तुम्हारा नाम है तो जब तक बात क्लियर होती नहीं है तो तुम्हारी भी गिरफ्तारी होगी। उनको गिरफ्तार करके उन्होंने ये साबित किया कि चाहे सत्ताधारी पार्टी का ही नेता क्यों ना हो, अगर कानून के ऊपर बात आएगी तो किसी को भी माफ़ नहीं किया जाएगा। और ये एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट उन्होंने साबित किया, जिसकी वजह से जो कोई बात उनके अगेंस्ट जा सकती थी वो उनके साथ में चली गई। कुछ कुछ सीटें हैं जो एनडीए हो सकता है कि अपने उसमें चलते जो फंसी हुई हैं, या तो वो जीतें, बहुत थोड़े मार्जिन से जीते, और हारे तो हारे ही जाएंगे। लेकिन जहाँ जहाँ बात ये आती है कि साइलेंट वोटर, जो साइलेंट वोटर है, जो महिलाएं हैं, जिनको सीधा सीधा समझ आ रहा है कि भाई 10,000 रुपये उनको मिले हैं और आगे भी उनको सुविधाएं पैसे मिलेंगे ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके, अपने घर में काम लगा सकें, 4 चीज़ें जो उनको चाहिए उसके लिए आगे बढ़ सके और अपने जीवन को आगे और सुखद बना सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। ये अभी पहले हुआ है और ये बताता है कि बिहार अब की बार एनडीए की तरफ जाता दिख रहा है। पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी थी, उसके बाद भाजपा थी, और तीसरे नंबर पर जेडीयू थी। जेडीयू आरजेडी मिले पहले, पर फिर उसके बाद क्योंकि उनकी उस टाइम पे बीजेपी से बात बन नहीं रही थी कि बड़ा भाई हमेशा नीतीश कुमार जी का सीन था, तो इसलिए पहले फिर वो आरजेडी के साथ गए। जब उनको वहाँ पे बात सही नहीं लगी कि आरजेडी फिर से अपना हल्ला काट रही है, तो वो वापस आ गए। लेकिन अब की बार मामला बिल्कुल क्लियर है। नीतीश कुमार जी को भी पता है कि सारी बातों को देखने के बाद अगर भाजपा 80-90 सीटें अपने बंद पे निकाल लेती है, और निकाल सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकती, अगर भाजपा 80 सीटें अपने दम पे निकाल लेती है, तो अब की बार नीतीश जी को ये भी पता है कि अगर भाजपा सीटें अपने दम पे निकाल लेती हैं और चिराग पासवान की पार्टी अपना अगर 15 से 17 सीट भी निकाल लेती है और बाकी दल भी अपने दो चार सीट निकाल लेते हैं, तो अब की बार नीतीश कुमार के पास जो पलटने का चांस है वो नहीं रहेगा और उनको क्लियर होकर भाजपा के साथ खड़ा होना पड़ेगा। सेंट्रल में उन्होंने भाजपा को पूरी तरीके से सपोर्ट किया और स्टेट में भी वो भाजपा को सपोर्ट करेंगे। वालों का कहना है कि ये इनके आखिरी चुनाव है और नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि एक अच्छे मैंडेट के साथ वो आएँ और बिहार को और सेवा दें।
कहने को 10 चीज़ें कही जा सकती हैं बहुत सारे नेताओं के बारे में, लेकिन नीतीश कुमार जी के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने करप्शन में आग डाले हैं। उन्होंने सुशासन लाया है तो लाया है। हो सकता है डेवलपमेंट स्लो रही हो, लेकिन हुई है। स्लो है, 4 चीज़ें कम हैं, लेकिन जो उनको करना है उन्होंने वो किया है। शराबबंदी उनको करनी थी, डोमेस्टिक वायलेंस को कम करने के लिए, तो उन्होंने करी है। उसमें चाहे कोई हाँ बोले ना बोले कुछ भी बोले। तो बिहार का मुद्दा यही क्लियर है कि मैं अपनी तरफ से जो मुझे लगा मैंने बोला। अब इस तो रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा कि कौन कितनी सीटें जीतेगा, लेकिन अपनी तरफ से मेरा ये मानना है कि 150 से 160 सीटों के बीच में बीजेपी लेड एनडीए आएगी और फिर से नीतीश कुमार नेता बनेंगे चीफ मिनिस्टर, क्योंकि नीतीश जी इज अनरिप्लेसेबल इन बिहार। और ठीक है, इट्स गुड, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, बस मेरा तो यही मानना है। इसके बाद SIR जो हुआ है, अब उसके सेकेंड फेज शुरू हो गया SIR का। 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक कई सारे राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरीज में SIR हो रहा है, जिसमें यूपी है और आपका राजस्थान है, केरला है और वेस्ट बंगाल है। ऐसे अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और लक्षद्वीप, ये आपके यूनियन टेरिटरीज भी इसके अंदर हैं। तो 13 राज्य का राउंड है और 3 यूनियन टेरिटरीज है। इनके अंदर SIR हो रहा है। कार्यवाही शुरू हो गई है। 4 तारीख दिसंबर तक का पूरा 1 महीने का टाइम लिया गया है। उसके बाद इनकी लिस्ट से जारी होंगी और फिर बात निकल के आएगी कि कौन कहाँ कितने पानी में बैठा है। अब ये भूलिएगा मत कि पिछली बारी भाजपा और उसके बीच में सीटों का डिफरेंस बहुत था। माने बात तो क्लियर है कि भाजपा के पास उतनी सीटें नहीं थी, लेकिन जो वोट हैं इन टोटल वो बीजेपी और उसके बीच में 54-55 लाख का फर्क था। और अगर बिहार से 65 लाख नाम हटते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि बिहार से जो पॉपुलेशन देखा जाए तो यूपी में बिहार से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और आपका वेस्ट बंगाल में भी बिहार के मुकाबले बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। बिहार में कई जगह देखा गया था कि अगर जो आधार कार्ड टूवर्ड्स पॉपुलेशन देखे जा रहे थे, तो उस जगह की पॉपुलेशन अगर 100 है तो 128, 140 मतलब 144% आधार कार्ड निकल के आ रहे हैं लोगों के। अभी वेस्ट बंगाल में देखा जा रहा है कि जगह जगह पर हज़ारों की हज़ार तादाद में राशन कार्ड और वोटर कार्ड पड़े मिल रहे हैं। तो पड़े तो मिलेंगे ना, क्योंकि अगर नाम एक्स एंड वाई है और उसका पापा का नाम कोलकाता नाइट राइडर्स है तो सच तो नहीं निकलेगा और वो तो कटेगा ही। तो मेन सवाल ये खड़ा होगा कि अगर ये जो लोग जो बाहर से घुसपैठे घुसाए गए हैं, तो ये घुसाए गए हैं और जिनका बहुत बड़ा नंबर है खासकर वेस्ट बंगाल में, तो अब ये लोग भागना शुरू करे हैं। ऐसे 500 से 600 लोग पकड़े भी गए हैं जो कि इंडिया से बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहे थे और पकड़े गए हैं। और ये खुद बंगाल वालों ने पकड़ के बताया है। तो अगर 400-500 उन्होंने पकड़ के बताए हैं और इतने हज़ारों हज़ार की तादाद में वोटर कार्ड पड़े मिल रहे हैं नाली वगैरह में, तो कहीं ना कहीं तो बात फंसी है। जब मोदी जी ने ये बात बोली थी कि 7 करोड़ से ऊपर तो राशन कार्ड जो फेक है वो हमने हटाए हैं, 65 लाख से ज़्यादा लोगों के वोटर कार्ड जो नकली थे या जो लोग मर गए थे, जो इतना बड़ा नंबर अगर बिहार से हटा है, तो वेस्ट बंगाल में आप मान के चलिए कि अराउंड जो मेरा लो बॉल मार्जिन है कि कम से कम जो मेरे को लग रहा है अराउंड 2 करोड़ नाम हटेंगे। 2 करोड़ नाम हटेंगे। उसके साथ साथ जो लोग 1971 और उसके अराउंड से जो बेचारे बांग्लादेशी हिंदू हमारे यहाँ पे शरणार्थी की तरह रह रहे हैं कई दशकों से, जिनको कि हमारी देश की नागरिकता मिलनी चाहिए थी, जिनको द्वंद्व दर्जे का जीवन जीना पड़ रहा है। हालांकि वो इस बात को लेकर बहुत खुश है कि हम जिंदा हैं। अगर बांग्लादेश में होते तो हमारी बेटियों के साथ क्या होता या और किसी के साथ क्या होता। वो खुश हैं कि हम जिंदा हैं, लेकिन अब उनको ये उम्मीद है कि अब उनको उनका सही हक मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ कि आपको जो अगर एक्ट बनाया है हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो भी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, जो भी माइनॉरिटीज़ आसपास के हमारे नेशंस में प्रताड़ित होने के बाद हमारे पास आते हैं, जो भी आसपास के मुस्लिम नेशन में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके बाद वो अगर भाग के हमारे यहाँ आते हैं और जो इन स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ से हैं जिनको लिस्टेड है उस एक्ट में, तो उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। तो इन कई दशकों से यहाँ रह रहे हैं, इनको इनकी नागरिकता मिलनी चाहिए। तो अब गेम कहाँ बैठेगा? पहले गुड़गांव में जब ये बात उठी थी चेकिंग होगी, तो गुड़गांव से हाउसमेट्स गायब हुई, फिर अब पटना से गायब हुई, और अब बंगाल से हो रहे हैं। अगर लोग भाग रहे हैं, और मैं बता रहा हूँ लाखों की तादाद में लोग भाग रहे हैं, दिल्ली से हज़ारों की हज़ार तादाद में लोगों को पकड़ा गया है जो गलत मतलब बांग्लादेशी घुस के आ रखे थे, और मेरे सामने की बातें हैं। तो अगर ऐसा है तो अब आप समझ लीजिए 55 लाख लोगों का फ़र्क था। अगर 1.5-2 करोड़ लोगों के नाम कटे, और उसके बाद इन हिंदुओं जिनको आपने उत्तम दर्जे का नागरिक बनाकर कितने सालों से फंसा रखा है बंगाल के अंदर, वो जब जुड़ेंगे, जब हिंदू जागृति होगी, तो आपका भद्र लोग आपको नहीं बचा पाएगा। दूसरी बात, जब इनका नाम हट ही जाएगा वोटर लिस्ट से, तो आपको किस काम के रह जाएंगे? तो आप खुद ही इनको मार के भगाओगे अगर किसी को बात पर भरोसा ना हो। तो सबसे पहले इस देश के अंदर अवैध बांग्लादेशियों से होने वाले खतरों के बारे में, हो सकता है कि सिविल वॉर हो जाए, हो सकता है बंगाल और बिहार में दंगे हो जाए, इसके बारे में सबसे पहले सदन के मंच पे खड़े होकर जो बोलने वाली थी वो भी ममता बनर्जी ही थी। तो ममता बनर्जी पहले इनके अगेंस्ट थी, तब वो बीजेपी के साथ थी, उनका जो आवाज़ थी वो बहुत ऊपर तक उन्होंने उठाई थी। दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत यहाँ आई कि जिनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने ही चोगा बदल के उनकी तरफ शिफ्ट ले लिया, और उन्हीं की पावर के प्रेशर में आके अब ममता जी एक तरीके से फंसी हुई हैं कि अगर वो बांग्लादेशी मुसलमानों को हटाने के लिए पक्ष में हो जाती हैं, एसआईआर कराने के पक्ष में हो जाती हैं, हो सकता है तो उनके पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है कि उनकी सुप्रीम कुर्सी चली जाए। लेकिन फैक्ट इज़ अ फैक्ट कि अब पूरे देशव्यापी में 13 राज्य और 3 यूटी के अंदर होना है एसआईआर, जोर शोर से होगा, और अब हम देखेंगे आगे कि कौन कितने पानी में है और ऊँट किस करवट बैठा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और जो लोग कहते हैं कि इसका विरोध करते हैं, मैं सीधी सीधी बात पूछता हूँ, हम और आप इसी देश के नागरिक हैं। हमारे देश पे कोई और तीसरा बंदा आए, वो हमारे संसाधनों को यूज़ करे, हमारी परंपरागत जॉब से हटाए, ज़बरदस्ती का कंस्ट्रेन पैदा करे, उसके बाद न्यूसेंस क्रिएट करे पब्लिक स्पेस में, ठीक है, हमारे बच्चों के हक के अंदर से अपना जबरन हिस्सा निकाले, हमारे बहू बेटियों को स्ट्रीट्स पे चलने में और कहीं और जाने में दिक्कत महसूस हो, खतरा हो, मर्डर, रेप, वायलेंस और चोरी चकारी की घटनाएं बढ़ें, तो क्या अच्छी बात है? क्या आप देश के नुकसान के साथ खड़ा होना चाहते हैं? किसको लेकर के? एक इलीगल को लेकर के। तो मुबारक हो, आप खड़े हो, हम तो नहीं। I'm fully in support of SIR, I'm fully in support of this decision, और I'm in support कि फेयर इलेक्शंस हों, और कोई भी ड्रामेबाजी और विरोध और फालतू की चीज़ अगर कोई करने की कोशिश करता है SIR को रोकने के चक्कर में, तो जो भी ज़रूरी एक्शंस हैं वो हो। बेशक से अगर आपको राष्ट्रपति शासन लगाना ज़रूरी लग रहा तो आप लगाइए,
इन चीज़ों में कोई भी कोताही करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सबसे पहले देश, सबसे पहले देश, फिर राज्य, फिर परिवार और आखिरी में हम खुद। मेरा तो यही मानना है, मैंने पिछली बार भी बोला था। क्योंकि बंगाल में तो ये बोला जा रहा है कि किसी माइकल आयल में दम है, और जो अगर इंडियन आर्मी या सीआरपीएफ के आए तो उसको यहाँ से जाने नहीं देंगे। थोड़े दिन रुक जाइए, जनता सब देख रही है, सालों से भरी बैठी है, और आपने जो इतने फेक लोगों को घुसेड़ रखा है, जब वो हट जाएंगे और जब इलेक्शन फिर फेयर होगा तो फिर देखा जाएगा कि कौन कहाँ से जाता है। तब तक के लिए मौज लो, बाकी आने वाला समय बताएगा ही। और बंगाल पे रहते हुए एक चीज़ और, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको एक लोगों ने पिछले जब कांग्रेस सरकारें थी तो कहा था कि अगर हम इसको चोक कर देंगे तो नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा, जिसपे बांग्लादेश के जो अंदर उनको पपेट को बैठा रखा है, जो बहुत भौंकता है कुत्ते की तरह, मोहम्मद यूनुस, उसने बोला था कि हम 7 स्टेट्स को ले सकते हैं। अच्छा, अराकान आर्मी ने जो तुम्हारी ऐसी तैसी कर रखी है तुम्हारी ईस्टर्न बॉर्डर पे, उनसे ज़रा 2 इंच ज़मीन तो लेके दिखा दो। तुम हमसे लोगे, हमारे नॉर्थ ईस्ट को काटोगे। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट को तो काट नहीं पाए, बस चिकन नेक, अब चिकन ट्रंक बन गया। अब कहेंगे कैसे? तो ये बातें अभी प्रॉपर उसमें आई नहीं हैं, बहुत जल्द आपको प्रॉपर चीज़ें सुनने को मिलेंगी। लेकिन जहाँ तक हमें पता चला है, जितना घुस घुस के ढूंढ के निकाला है, तो उसमें ये क्लियर आ रहा है कि जो चिकन नेक है वो, उसकी जो लेंथ है, जो पहले 22 किलोमीटर था अपने सबसे कम मुकाम पे, तो उसको बढ़ा दिया गया है। अब कितना बढ़ के आया है, कितनी जगह इंडिया ने अपने लिए ली है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और उसकी वजह से वहाँ पे जो बेचारे बुद्धिस्ट और हिंदूज फंसे हुए हैं उनको क्या सपोर्ट हम दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें आगे निकल के आएंगी। उसके बारे में जब भी क्लियरिटी और आती है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि हाँ, ये बिल्कुल बात क्लियर निकल के आ रही है कि जो चिकन नेक का एरिया उसको बढ़ाया गया है। इससे हमारे नॉर्थ ईस्ट से हमारी कनेक्टिविटी और अच्छे से बढ़ेगी, सिक्योरिटी में हेल्प मिलेगी, और जो ये ऐसे फालतू के भौंकने वाले लोग हैं उनको ये सबक मिलेगा कि इंडिया से आगे से पंगा लेने के बारे में सोचना तक नहीं है। लेना तो बस की है नहीं, लेकिन सोचना भी नहीं है। और ये बहुत बढ़िया बात हुई है। उधर पाकिस्तान देखता रह गया कि इंडिया से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 आएगा, ऊपर से अफगान आ गए, और उनके साथ 3, 4, 5 सब कुछ हो गया। वैसे हमने जो अपना सामान करना था हमने कर लिया, और सब कुछ आराम से हो रहा है। चिल्लम चिल्ली की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कहीं। एवरीथिंग इज़ परफेक्टली स्टेबल एंड मैनेज्ड। ये सब होने के बाद सबसे अच्छी बात यह कि वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी नंबर 1 अमेरिका, वहाँ अभी भी जो गवर्नमेंट शटडाउन हुआ था ड्यू टू उनका जो बजट था वो पास नहीं हो पाया था, वो अभी भी चल रहा है। अभी भी चीज़ें वहीं की वहीं स्टेसिस पे हैं, और बीच में न्यूयॉर्क के अंदर ममदानी जीत गया है। वो कहते हैं ना कि जब तक आप एकदम पिशाच को एकदम पाल ना लो, तो तब तक आपको पता नहीं चलता कि अपना घर जलता हुआ कैसा दिखता है। दिल्ली ने भी एक ऐसे ही अलग से अरे क्या बात, क्या आ गया क्या आ गया करके उसको लिया था। 12 साल में उसने ऐसा कर दिया कि लोग ऐसे हो गए कि क्या ही लिया था। जब उसको हटाया तो अब जाके सांस आई है, और जब से हमने उसको हटाया वो दिल्ली में नज़र आए नहीं है, और सांस अच्छे से आ रही है। दिवाली भी हो गई, बम भी फट गए, तो सबने दिवाली अच्छे से मना ली। उसके बाद भी कोई एयर पोल्यूशन के उसमें ड्रामा इतना ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ देखो, पॉल्यूशन हुआ, चीज़ें हुई, पेशेंट्स को दिक्कत हुई, लेकिन जितना पिछली बारी ऐसे ड्रामा होता था उतना नहीं हुआ। जो पंजाब में पराली जलाने के बाद वो हमेशा उठा देते थे हरियाणा और पंजाब पे, पंजाब तो उन्हीं की सरकार है, अब नहीं उठा पाए, वो कुछ भी नहीं बोल पाए।
इन्होंने चूचा करने की कोशिश करी। छठ मैया जो पर्व मनाया गया दिल्ली में, उस पर जो यमुना में घाट अलग से बनाया गया, और उसके बाद जो यमुना उस पर भी उन्होंने बोलने की कोशिश, वहाँ पे लोगों ने सफाई उनके मुंह पे दे के मारी कि जैसा है उससे बहुत बेटर है पिछली बारी से। दिवाली अच्छे से बन गई, छठ का पर्व अच्छे से बन गया, सब अच्छे से बन गया, लेकिन हाँ बरनौल की ज़रूरत उनको बहुत ज़्यादा पड़ी। अब दिक्कत हो गई ना, फिर इतना मेल्टडाउन थोड़ी सह पाएंगे वो। चलो कोई नहीं। तो जैसे हमने 12 साल बाद एक को बड़ी मुश्किल से भगाया, उसने जो हमारे दिल्ली का हाल किया, ऐसे अब न्यूयॉर्क का हाल होगा। वहाँ पे उन्होंने लिया है, जैसे साजिद खान ने लंदन का हाल किया है, ऐसे ही वहाँ पे होगा। जब लोगों को नहीं समझ आता ना कि अच्छी चीज़ अच्छी होती है, तब देखो कि कितना बुरा हो सकता है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर भी आतंक कटेगा, फिर कंक्रीट जंगल ऑफ न्यूयॉर्क में जब धुआं दिखेगा तो देखते हैं। क्योंकि अगर आप लेके आओगे रेडिकल लोगों को, तो उनके कंसिक्वेंस आपको भुगतने पड़ेंगे। सरकार आपकी चल नहीं रही है क्योंकि बजट पास नहीं हुआ है। और क्या वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी हो, बहुत बढ़िया बात है, आपने ज़िंदगी जीत कर रखी है, लेकिन उससे होना कुछ नहीं है। मिड टर्म्स के बारे में लफड़ा पड़ ही गया है, इंडिया से FTA हुआ नहीं। बाकी इनको नोबेल पीस प्राइज़ के पीछे में जो भागना था और जो उन्होंने बहुत तगड़ा लाए बनाया अपना पाकिस्तान, उसके बारे में कोशिश करते रहेंगे ये। तो सारी बात ये निकल के आएगी आखिर में कि नवंबर शुरू हो गया है, दिसंबर तक पता चल ही जाएगा कि ट्रम्प बाबा कितने पानी में है। और जिनको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन था, उसकी जगह वो मेक अमेरिका गटर अगेन ना बन जाए कहीं वो। तो सब अगर बचाना है तो ट्रम्प जी थोड़ी आँख खोलो, भारत से बात बढ़ाओ, अपनी शांति लो, चाइना को भी थोड़ा संभालो, और जो कबाड़ा फैला है आपके देश के अंदर, इसको संभालो सबसे पहले। भारत आपका सबसे अच्छा एलाय हो सकता है, और भारत एलाय होगा तो ये जितनी आपको दिक्कतें बाकी जगह आ रही हो वहाँ नहीं आएंगी। 4 लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, जो आपने हर जगह बम फेंक के मार लिया उससे कुछ फ़ायदा होना नहीं है। बाकी आप बड़े आदमी हैं जी, आप समझ जाएंगे, वरना चाइना तो आपको समझा ही दिया है। सेमीकंडक्टर बंद कर दिए थे, करनी पड़ी ना आखिरी में नेगोशिएशन। अब ऐसी और चीज़ें से भी करनी पड़ेंगी। तो ये थी आज की वीडियो। आप हमें आगे आने टाइम पे फिर से देखेंगे। चुनाव के रिजल्ट वाले दिन 14 तारीख को मैं आपसे फिर मिलूँगा। उसके बीच में कुछ भी अगर कुछ अलग से नया होता है जिसके बारे में मेरे को लगता है कि आपको पता होना चाहिए, तो आपके पास एक और वीडियो लेके आऊँगा। इसके बीच में अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में है जो आपको लगता है कि इसके बारे में बात होनी चाहिए, आप कमेंट्स में बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके मन में कमेंट्स हों, जो आपको चीज़ पूछनी हो, वो आप बेधड़क पूछें। अगर आप पूछेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप और क्या जानना चाहते हैं। बाकी अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।